एक प्रिपरेशन के लिए आप 3 लाख 4 लाख रुपए फीस ईयरली भरते हो, और कई बार होता है स्टूडेंट वो अपीयर नहीं कर पाते। कई ऐसी फैमिली होती है जो अफोर्ड नहीं कर सकते, वो दोबारा पे नहीं कर सकते। ऐसे इंस्टीट्यूट जो है ना एजुकेशन दे ही नहीं रहे, वो तो फिर व्यवसाय कर रहे हैं। हाँ, कोई जमीन बेच के उन्हें दे रहे हैं और उसके बाद वो जो बच्चा है वो पूरी तरह से 4 लाख और 3 लाख रुपए लगाने के बावजूद भी फेल हो जाता है, तो मेरे अनुमान से तो उसके तो पानी में गए ना वो पैसे। आज सोशल मीडिया के कारण ही ना बच्चे रचनात्मक हुए हैं। सोशल मीडिया में कोई बुराई नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया के आने से ना कुछ कमियां भी अब हमारे में आने लग गई हैं। जब स्कूल में पढ़ते थे हमारे टाइम में तो टीचर खूब पीटते थे। और टीचर के ऊपर है कि वो बच्चों को किस नज़र से और किस तरह से लेता है। अगर वो बच्चे को शरारती मानता है तो उसे पीटेगा ही, लेकिन वो बच्चे को ये मानता है कि नहीं ये इसकी शरारत नहीं है, ये इसकी क्रिया है, तो कभी भी वो बच्चे को मारने की कोशिश नहीं करे। क्योंकि मेरे टीचर तो खूब पीटते थे हमें। कितने परसेंट लगता है सर कि पेरेंट्स आते होंगे आपको और कंपेयर करते होंगे अपने बच्चे से ही दूसरे बच्चों को? कम से कम 70% लोग ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि हमारे रिश्तेदार में ये बच्चा ऐसा निकल गया। वो अपने बच्चे को दूसरे बच्चे के साथ कंपेयर करते हैं। सर एक क्लास को मैक्सिमम कितनी देर के लिए होना चाहिए? 15 मिनट मैक्सिमम 15 मिनट। आज का पॉडकास्ट मेरे हिसाब से उन सभी स्टूडेंट के लिए है, और कई जो कॉलेज में पढ़ रहे हो स्पेशली, क्योंकि कहते हैं ना एआई का जमाना है, चैट जीपीटी हम लोग यूज करते हैं। क्या हमें इस चीज की सच में जरूरत है? आज ये सोचने की जरूरत है। आज के पॉडकास्ट में जो पर्सनली मुझे सीखने को मिला वो यही मिला। थैंक यू सो मच। विजय सर, कैसे सर? बढ़िया सर। वेलकम टू द पीडब्ल्यूएस सर। थैंक पहले के टाइम में मुझे लगता है जब हम लोग पढ़ते थे, मतलब यू। पुराने टाइम में हम्म। और आज के एजुकेशन टाइम में क्या क्या फर्क लगता है आपको? आज के समय में जो एजुकेशन है वो प्रैक्टिकल ज़्यादा हो चुकी है, हम्म। और हमारे समय में इतना डिजिटल नहीं था तो लगता था कि वो थ्योरिकल है, और इस समय वो प्रैक्टिकल रूप ज़्यादा ले रही है, और आने वाले समय में तो और ये प्रैक्टिकल हो सकती है। हम्म। एजुकेशन जैसे कि मैं खुद 26 सालों से पढ़ा रहा हूँ, तो मैंने वाह। देखा है कि इन 26 सालों में एजुकेशन बदली है। हम्म। अब किताबों तक एजुकेशन नहीं रही कि कहा जाए कि बच्चा किताब पढ़ लेगा हम्म। या गाइड पढ़ लेगा या सैंपल पेपर पढ़ लेगा हम्म। तो उसकी एजुकेशन पूरी हो जाएगी। अब वो एजुकेशन डिजिटल में चेंज हो गई है, हम्म। एजुकेशन स्किल में चेंज हो गई है, एजुकेशन एआई में चेंज हो गई है, हम्म। और इन्होंने एजुकेशन का दायरा बढ़ा दिया है। पहले एजुकेशन को लेके एक सोच थी कि बच्चा डॉक्टर बन जाएगा, इंजीनियर बन जाएगा या साइंटिस्ट बन जाएगा। 4-5 प्रोफेशनल ही थे हाँ, लेकिन अब वो स्किल इतनी ज़्यादा बढ़ गई है ना कि हर बच्चा, हर छात्र अपने आप में एक कलाकार है, हम्म। और उसके उन अंदर वो एक क्रिटिकल थिंकिंग है। बस ज़रूरत इस बात की है कि हम उस क्रिटिकल थिंकिंग को कैसे बाहर निकालते हैं। जब स्कूल में पढ़ते थे हमारे टाइम में तो टीचर खूब पीटते हम्म। थे। हम्म। आप भी पीटते होगे? वो तो या आज तो टच भी नहीं कर सकते हैं? वो वो टीचर के ऊपर है कि वो बच्चों को किस नज़र से और किस तरह से लेता है। हम्म। अगर वो बच्चे को शरारती मानता है तो उसे पीटेगा ही, हम्म। लेकिन वो बच्चे को ये मानता है कि नहीं ये इसकी शरारत नहीं है, ये इसकी क्रिया है, ओके। तो कभी भी वो बच्चे को मारने की कोशिश नहीं क्या करेगा। बात है, इतना सोचता है सर। मेरे टीचर तो खूब पीटते थे नहीं हमें। सर। लाइक उन्होंने दे दिया होमवर्क, हम्म। एक पूरा पेज आपको याद करके आना है या इससे क्वेश्चंस पूछूंगा वो बताना हम्म। है, नहीं बताने पर खूब डंडे पड़ते थे नहीं नहीं, सर। लाइन से खड़े कर देते थे। अब तो एजुकेशन सिस्टम में आज से जो 30 साल 40 साल पहले जब डिजिटल इतना नहीं हुआ था तो एक जो थिंकिंग थी वो एक लिमिट थी, चाहे वो स्टूडेंट हो या टीचर हो। ट्रू सर। लेकिन इस समय जो थिंकिंग है वो चेंज हो चुकी है। टीचर भी समझता है कि अगर इस फील्ड में बच्चा कामयाब नहीं है तो हो सकता है उसके लिए दूसरा फील्ड खुला हुआ हो, तो ये जरूरी नहीं है कि उसे बस किताबी कीड़ा बनाए। बिल्कुल सर। एजुकेशन जो है वो एडुकरे शब्द से बना है, और एडुकरे का मीनिंग होता है आंतरिक गुणों को बाहर निकालना। ओके। जब आप बच्चे के आंतरिक गुणों को बाहर निकालते हो तो
कोई मतलब ही नहीं बनता कि वो बच्चा किसी एक लिमिट तक सिमट के रह जाए। क्या करना चाहिए इसके लिए, मतलब क्या करना चाहिए? मैं उनको प्रैक्टिकल टूर वगैरह भी कराना चाहिए जिस सब्जेक्ट से रिलेटेड हम पढ़ा रहे हैं उनको? देखिए सर, मैं हनुमान जी को बहुत मानता हूँ। ओके। हनुमान जी के अंदर गुण तो बहुत थे, लेकिन ताकत भी बहुत थी, लेकिन बात ये था कि वो अपनी शक्ति भूल जाते थे। हाँ। उनको उनकी शक्ति को याद दिलाना पड़ता था। सबसे पहले तो ये चाहिए कि जो माता-पिता हैं, उसके शिक्षक हैं, वो अपने बच्चे को हनुमान जी की तरह ट्रीट मानें। करें। ओके। उसके गुणों को विकास करें, उसके ऊपर विश्वास करना सीखें। अगर उसको प्रेरित करेंगे, तो वो सब कुछ कर देगा जो उससे एक उम्मीद की जाती है। ओके। लेकिन सबसे पहले ये है कि अपने बच्चे के दूसरे से कंपेयर मत करें। जिस तरह से दूसरे के कपड़े हमारे शरीर पे अच्छे नहीं लग बिल्कुल सकते हैं, सर, ट्रू। इसी तरह जो आपका बच्चा होगा या जो आपके स्टूडेंट के अंदर जो एबिलिटी होगी, वो हो सकता है वो दूसरों से बिल्कुल अलग हो, उसके अंदर अपनी क्वालिटी हो। अगर हम दूसरों को देख के अपने आप को चेंज कर देते हैं, तो हमारी अपनी विशेषता खत्म हो जाती है। कितने परसेंट लगता है सर कि पेरेंट्स आते होंगे आपको और कंपेयर करते होंगे अपने बच्चे से ही दूसरे बच्चों का? बहुत हैं कि कम से कम 70% लोग ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि हमारे मतलब रिश्तेदार में ये बच्चा ऐसा निकल गया, हमारे भी रिश्तेदार में ये बच्चा ऐसा निकल गया। वो अपने बच्चे को दूसरे बच्चे के साथ कंपेयर करते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं मालूम होता, उन्होंने अपने बच्चे को समझने की कोशिश करो ना कि उस हम्म। बच्चे के अंदर टैलेंट क्या है। वो आपका बच्चा है, उसके अंदर बिल्कुल। आपकी क्वालिटी होगी। उसके ट्रू। दूसरे के बच्चे से अपने बच्चे की कंपेयर करने की क्या जरूरत है। एक होता है ऐसा जैसे लाइक हम कंपेयर भी करते हैं, जैसे लाइक मैं अगर पढ़ने में भी अच्छा हूँ हम्म तो हो सकता है मैं कई बार तो ना कई कई बार धक्के खाते हो तो एक आ जाता माइंडसेट कि आप ग्रो कर जाते हो। हम्म एक होता है कि जैसे लाइक हम सेटल होते हैं अपनी लाइफ में और फिर वो 15-16 साल के बच्चे के साथ कंपैरिजन करते हैं हम्म कि यार इनको समझ ही नहीं आ रहा। हम्म लाइक मैं तो अभी 35 में जा रहा हूँ लेकिन वो भी 15-16 साल में, लेकिन हम कंपेयर कर देते हैं सेम एज में। हम्म। कभी ऐसा फेस करते हो आप? जब हम बच्चों के पेपर चेक करते हैं ना, तो कई आंसर ऐसे लगते हैं कि हमारे लेवल के नहीं है, ये आंसर बहुत कमजोर है। हम्म। लेकिन फिर हम ये सोचते हैं कि यार हम तो 42 के हैं जी। और 26 ईयर से पढ़ा रहे हैं, इतनी किताबें पढ़ चुके हैं, लेकिन उस बच्चे ने क्या पढ़ा होगा? इस नॉलेज से उसने जो लिखा है वो बहुत बेहतरीन लिखा है। कंपेयर मैं शब्द पे विश्वास नहीं करता सर। एक जो अपनी एबिलिटी उस बच्चे की वो बाहर निकलने दो, ये बहुत जरूरी है। क्योंकि मेरे हिसाब से क्वेश्चंस भी तो किताबों से ही आते हैं। कई बार होता है कई लोग, मैंने ये भी देखा कि अपने हिसाब से कुछ आंसर्स को ऐड ऑन कर देते हैं जो मतलब आउट ऑफ सिलेबस होता है, तो वो फिर उस पे कहते हैं नंबर भी कट जाता है कई बार। मैं ये देख रहा हूँ कि करीबन कोरोना के बाद, चाहे 10th हो या 12th हो या फिर कॉलेज ही लेवल क्यों ना हो, क्योंकि मैं तो कॉलेज वालों को भी पढ़ा रहा हूँ, अब उनके भी वो होते हैं, ऑनलाइन असाइनमेंट होते हैं। हम्म। ये सारा सिस्टम चेंज हो गया। अब सब में मूल्यांकन पद्धति आ गई है। मूल्यांकन पद्धति क्या है? आप अपना आईक्यू यूज करो, ना कि रटे रटाए हुए आंसर आप आके लिखो। आपको आंसर जो अब 20 नंबर के मैं देख रहा हूँ कि जो ऐसे आंसर पूछे जा रहे हैं हर क्लास में, जिसमें बच्चे को अपने आई की यूज करना है, तो सीधी सी बात, उसके अंदर सृजनात्मक शक्ति का विकास तो शुरू हो चुका है। अब उसको इतनी ज्यादा एक ना रट्टा मार तोता बनना, हाँ। ये जरूरी अब नहीं है। एक चीज और है सर जो मुझे लगता है स्पेशली कि लाइक एक बच्चा मतलब जब स्कूल जाते हैं हम सबसे ज्यादा टाइम देते हैं वहां पर। हम्म मेरे हिसाब से एक गोल्डन टाइम दे देते हैं, मतलब 24 घंटे का अच्छा टाइम जाता है। हम्म। लेकिन फिर भी हमें ट्यूशंस की जरूरत पड़ती है। क्या लगता है स्कूल सिस्टम में कितना मतलब पढ़ाई को लेके मतलब वो सीरियस नहीं होते हैं या फिर उस तरीके का मतलब उसको इनपुट नहीं दे पाते बच्चों को? स्कूल के अंदर कम से कम जाने तैयार होने से लेकर आने तक, वो आने के बाद भी 1 घंटे तक तो पढ़ेगा नहीं, हम्म 7 से 8 घंटे खराब होते हैं। हम्म ऐसा नहीं कि मैं ट्यूशन पढ़ा रहा हूँ तो मैं ये बात कह रहा हूँ कि बच्चे को ट्यूशन पढ़ना चाहिए। हम्म ट्यूशन बच्चा इसलिए भी पढ़ता है कि ट्यूशन पढ़ने से उसको सिर्फ चैप्टर क्लियर नहीं होते हैं, हम्म बल्कि एक अच्छा ना गाइडेंस मिल जाता है। हम्म अगर टीचर उसको उसके पास अच्छा है, तो उसे मोटिवेशन भी हम्म मिल जाएगा। उसके अंदर रचनात्मक शक्ति का विकास भी हो सकता है। तो ट्यूशन के लिए ये जरूरी नहीं है कि ट्यूशन जो लेगा तो वो मतलब कि वो सिर्फ अपने चैप्टर को पूरे करने के लिए ही ले रहा है। कई एक्टिविटी के लिए भी वो ट्यूशनों को ज्वाइन
कर सकता है, ऐसी कोई चीज नहीं है। कोई ऐसा उसे टीचर मिले जो उसके ऊपर हम्म, विश्वास जता रहा है, हम्म, जो उसे अब एक स्कूल में 45 स्टूडेंट है, लेकिन एक ट्यूशन पढ़ाने वाला जो है 10 बच्चों को लेके बैठा हुआ है, हम्म, तो उसे मालूम है कि हर बच्चे की अपनी एबिलिटी क्या है, कौन सा बच्चा किस फील्ड में कितना बेटर तरीके से हम्म। आगे बढ़ सकता है। तो हो सकता है कि वो ट्यूशन वाले की मदद से उसके जो अंक है, नंबर है, वो कुछ बेटर आ जाए। तो कह सकते हैं एक स्टूडेंट पे, मतलब एक टीचर पे स्टूडेंट कम होना चाहिए, क्योंकि आपने काउंटिंग में 10 बताया ना, 10 अगर एक टीचर पे 10 बच्चे रहेंगे तो मे भी अच्छे से पढ़ा पाते हैं। हम्म क्योंकि कई ऐसे हैं स्कूल जहाँ पे मैंने सुना है 5 बच्चों पे एक टीचर होते हैं, हम्म। तो वो ज्यादा बढ़िया से पढ़ा पाते हैं। मेरे अनुमान से 20 बच्चों से ऊपर एक क्लास में नहीं होना नहीं चाहिए। होना चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ 60 भी हो सकता है। एक तो लिमिट ही नहीं है अभी तो, सरकारी या प्राइवेट स्कूलों में भी बता रहा हूँ सर कि अभी तक तो कोई लिमिट ही नहीं है। अभी तो सरकार एजुकेशन पे इतना काम कर रही है, लेकिन उसने अभी तक ये जो सबसे बेसिक चीज होनी चाहिए कि क्लास में कितने स्टूडेंट होने हम्म, चाहिए, यही क्लियर कोई नहीं है। गाइडलाइंस नहीं है सर इसकी। इसके ऊपर अभी तो कोई गाइडलाइंस नहीं। किसी में हम 18 देखते हैं, किसी में 50 देखते हैं, कभी कभी ज्वाइन क्लास करवा दी जाती है। स्कूलों में तो है ये। और प्राइवेट इंस्टीट्यूट में कई ऐसे जानता हूँ सर जिसमें 500 और 1000 बच्चे भी होते हैं। बिल्कुल है, वो इंस्टीट्यूट नहीं है। अगर 500 हजार बच्चों को लेके कोई चल रहा है, मान लो कि बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है, उसमें उसके देश देश भर में उसकी ब्रांचेज है और लाखों स्टूडेंट उससे जुड़े हुए हैं, लेकिन उससे उसमें पास कितने हो रहे हैं? सिर्फ 1000, लेकिन जुड़े कितने हैं? करोड़ों बच्चे। लाखों में। तो आप अनुमान लगा लो कि उसका पासिंग परसेंटेज क्या होगा, 3% या 2%। और पोस्टर भी कितने के लगा रहा है? फीस तो सबके ले रहा है, लेकिन बैनर कितने के लगा रहा है? पोस्टर किसके? वही 10 बच्चों के। क्योंकि उसी से तो प्रमोशन होगी ना सर। बाकियों का तो कोई वही नहीं होता। हम्म, अभी जो सरकार ने एक चीज शुरू की, कल कल प्रधानमंत्री ने मन की बात का अनाउंस किया इसमें, ओके। कि जो आईएएस आईपीएस यूपीएससी की तैयारी करेगा और उसमें वो कोई बच्चा क्लियर नहीं होता, लेकिन उसने बड़ी कोशिश की है और लेकिन वो क्लियर नहीं हो पाया, ठीक तो है। उसके लिए सरकार ने एक नई पहल शुरू की है, प्रतिभा सेतु। ठीक है। मान लो कि आप यूपीएससी आईएएस में नहीं जा पाए, हम्म, क्लियर नहीं हो पाया आपका, लेकिन आपकी तैयारी बड़ी जबरदस्त थी, ठीक है। तो आपके उस रैंक के उस नंबर को सरकार आगे कंपनियों को भेजेगी ये तो बहुत अच्छा और इनिशिएटिव है। उसके बाद सर ये कंपनियां आपको बुलाएगी और आपको यहाँ अपने यहाँ जॉब भी देगी। सरकार भी इस पे कल से शुरू हो चुका है। कल ही सरकार ने मन की बात में प्रतिभा सेतु इसका नाम दिया है और ये शुरुआत की थी। बहुत अच्छी बात है कि गवर्नमेंट जॉब के अंदर जो यूपीएससी के लिए 4 बार ट्राई कर रहा है, इतनी मेहनत कर रहा है, बिल्कुल अब सर। वो डबल मन से तैयारी करेगा कि लो भैया, जो मेरी प्रतिभा है वो बर्बाद होने वाली नहीं, नहीं है। गवर्नमेंट जॉब में नहीं तो हो सकता मैं किसी एमएनसी में लग जाऊं। मेरे हिसाब से तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है बहुत सर। बहुत। क्योंकि मुझे क्या लगता है ना, यूपीएससी में वैकेंसी कितनी होती है, 1% 2%, लेकिन कितने स्टूडेंट जीटीबी नगर, मुखर्जी नगर, पता नहीं कहाँ बिल्कुल कहाँ बिल्कुल ऑल बिल्कुल ओवर इंडिया भरते हैं फॉर्म, बिल्कुल। लेकिन उनको पता ही नहीं करना क्या है फिर नेक्स्ट। अब ये चीज क्लियर होने के बाद ना, इससे बहुत सारे स्टूडेंट जुड़ेंगे हम्म, और उन्हें ये होगा कि हम अगर मान लो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम एक क्लास के अफसर ही बन जाएंगे। कम से कम यहाँ तक तो हम पहुंच जाएंगे। वहां बिल्कुल। वो भी नहीं बने तो हो सकता है कि भाई हम किसी मल्टीनेशनल कंपनी में सेट हो जाए, क्योंकि गवर्नमेंट ही अप्रोच कर रही है। सर एक बात बताना मुझे ना, एक क्वेश्चन कोचिंग्स वालों में लगता है जैसे लाइक कोई एक प्रिपरेशन के लिए आप करते हो कि चलो 3 लाख 4 लाख रुपए फीस ईयरली भरते हो, और कई बार होता है स्टूडेंट वो अपीयर नहीं कर पाते हैं और फीस तो दे देते हैं, तो उसके बाद का क्या सॉल्यूशन होना चाहिए? क्योंकि कई बार होता है कि उस फीस के बाद कई ऐसी फैमिली होती है जो अफोर्ड नहीं कर सकते, वो दोबारा पे नहीं कर सकते। ऐसे इंस्टीट्यूट जो है ना, हम्म, एक तो सबसे पहली बात वो तो एजुकेशन दे ही नहीं रहे हैं। हम्म, 3 लाख 4 लाख में तो मेरे अनुमान से कोई एजुकेशन नहीं देते। है सर। नहीं, जो दे रहे हैं वो हाँ। मेरे अनुमान से वो एजुकेशन नहीं दे रहे हैं, वो तो फिर व्यवसाय कर रहे हैं। हाँ। ठीक है, हम 800 रुपए में ग्रेजुएशन के बच्चे को पढ़ाते वाह। हैं, 800 रुपए में। पर ठीक है, मंथ। पर मंथ, ठीक है। जिसमें उसके ऑल सब्जेक्ट होते हैं, वो क्लियर भी होता है। ठीक है, हमारा उससे 800 रुपए में ही गुजारा हो रहा है, तो क्यों ले रहे हैं 4 लाख रुपए? और 4 लाख रुपए ले रहे हैं तो इसके बाद एक कम से कम गारंटी तो दें हम्म, कि भाई मैं अगर 4 लाख रुपए ले रहा हूं तो अगर क्लियर नहीं होगा तो मैं कम से कम इसमें से 75% तो रिफंड कर दूंगा। ये तो गारंटी देना हाँ चाहिए। एटलीस्ट। कोई जमीन बेच के उन्हें दे रहे हैं, एजुकेशन वो कर रहा है, कोई लोन उठा के अपने बच्चे को कोचिंग करवा रहा है, बिल्कुल करते और हैं। उसके बाद वो जो बच्चा है वो पूरी तरह से 4 लाख और 3 लाख रुपए लगाने के बावजूद भी हम्म, फेल हो जाता है।
तो मेरे अनुमान से तो उसके तो पानी में गए ना वो पैसे। तो जो उनसे ले रहा हूँ कम से कम ये तो गारंटी देना कि भाई मैं कम से कम 75% या तो वापस कर दूंगा या फिर मैं इसको कहीं से ना कहीं इसको सेट करके दूंगा। मेरा ये मानना है सर। सर एक बात, एजुकेशन में आपको लगता है कि प्राइवेट संस्था होनी चाहिए, जैसे लाइक जितने भी टीचर है, लाइक आप भी एक इंडिविजुअल टीचर हो, आप भी, मुझे लगता है जैसे लाइक एक प्राइवेट एसोसिएशन होती है जिसमें हम एक इंसेंटिव तौर पे डाल देते हैं, या फिर एक, आपने कई बार देखा होगा कि टीचर भी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे होते हैं जो कि गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाते हैं, गवर्नमेंट के लिए पढ़ाते हैं। तो क्या ऐसा कोई सिस्टम नहीं एक्वायर किया जा सकता जहां पर सारे टीचर होंगे वो अंडर गवर्नमेंट ही काम करेंगे? क्योंकि एक एक टीचर के यहाँ देखता हूँ इतने सारे स्टूडेंट हैं, ताकि ना सबका फ्यूचर सिक्योर हो जाए, जो एक एजुकेशन फी है वो बिल्कुल मिनिमम हो जाए, क्योंकि डायरेक्ट गवर्नमेंट की मॉनिटरिंग रहेगी, गवर्नमेंट का फंड रहेगा। क्योंकि आज भी अगर मैं सबसे बड़ा बिजनेस कह लो, अब एजुकेशन तो खैर नहीं रहा, ये कह सकते हो सबसे बड़ा बिजनेस है एजुकेशन वाला सिस्टम। सर पहले जो एजुकेशन दी जाती थी वो सरकारी संस्थाएं तो देती नहीं थी। मैं सबसे पहले बात कर रहा हूँ कितनी की? वैदिक काल। ओके। वैदिक काल ओके। उसमें ऋषि मुनि लोग हाँ। शिक्षा देते थे, वो प्राइवेट ही होते थे, निजी ही होते थे। ठीक है, उनके ऊपर सरकार क्या, राजा महाराजा क्या करते थे, उन पे विश्वास करते थे। ठीक है, उनका अगर देखते थे कि अगर उनके पास पैसे नहीं है तो उनको पैसे दिए जाते थे और अपने बच्चों को उनके आश्रमों में पढ़ने के लिए छोड़ देते थे। सरकारी टीचर के साथ साथ छोटे छोटे निजी टीचर भी प्राइवेट जो कोचिंग दे रहे हैं, उन टीचरों की भी वैल्यू है, उनकी भी संख्या लाखों में है सर। ठीक है, जो कम फीस में पढ़ा रहे हैं, या फिर मैं बड़े बड़े इंस्टीट्यूट की बात नहीं कर रहा, बिल्कुल सर, मैं बड़े बड़े इंस्टीट्यूटों की, मैं तो ऐसे इंस्टीट्यूटों की बात कर रहा हूँ जो बेचारे एक छोटे से रूम में 1000, 1200 या 800 रुपए, क्योंकि मैं जिस लेवल का हूँ वही सोचूंगा ना सर, मैं उस लेवल की बात नहीं कर रहा। ऐसे टीचरों को भी ना मौका मिलना चाहिए सरकार की तरफ से कुछ ना कुछ, क्योंकि ये भी तो कहीं ना कहीं युवाओं को, ये बच्चों को आगे बढ़ा ही रहे हैं और सरकार इनको प्रोत्साहन देती है। यह सरकार इनके लिए भी कुछ सोचती है तो हो सकता है इनका पढ़ाने का तरीका और बच्चों को बेटर बनाने का तरीका और बेहतर हो जाए। तो सरकार अगर ये सोचती है कि भाई सिर्फ सरकारी स्कूलों में ही जो टीचर हैं वो बेटर हैं और ये जो प्राइवेट वाले हैं या छोटे जो इंस्टीट्यूटों में पढ़ा रहे हैं, सरकार को उनके ऊपर भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए। और ये जरूरी नहीं है कि सर ये हर इंस्टीट्यूट वाला कमाई के लिए ही पढ़ा रहा हो सकता है उसका वो एक जीवन पद्धति हो, उसका शौक भी हो, इसलिए वो बच्चों को शिक्षा दे रहा हूँ। तो लेकिन बड़े बड़े इंस्टीट्यूट के साथ साथ वो बेचारे छोटे इंस्टीट्यूट वाले भी पीछे जाते हैं कि भाई ये पैसे के लिए कमा रहे हैं। सोल्यूशन क्या है सर इसका? मुझे तो मतलब कुछ लग नहीं रहा इसमें कोई सोल्यूशन, क्योंकि मैं ये सोच रहा था जैसे लाइक जितने भी हैं प्राइवेट, से आप हो इंडिविजुअल, आप एक संस्था खोल के बैठे हो अपना ना, और भी कई हैं, मैं चाहता हूँ जैसे लाइक रजिस्ट्रेशन एक गवर्नमेंट के थ्रू हो कि ये सर हैं जो पढ़ा रहे हैं, इस सब्जेक्ट को पढ़ा रहे हैं, इस एज के ग्रुप के बच्चों को, और यहाँ तक पढ़ा रहे हैं। ठीक है, एक हो गया कि सिस्टम से हो गया। अब ये हुआ जैसे लाइक आपका तो मेन सोर्स यही है ना, स्टूडेंट ही है ना अर्निंग के भी। अगर ये गवर्नमेंट ही फंड करते हैं, जैसे सपोज एक पैकेज हम हर गवर्नमेंट सेक्टर मतलब प्राइवेट में देते हैं या उसमें देते हैं, तो एक एंट्रेंस एग्जाम हो जितने में सारे टीचर्स जो भी अपना पर्सनल इंस्टीट्यूट खोलना चाहते हैं, तो वहां से पहले क्वालिफाइड हो जाए, उसके बाद उनको पैकेज मिले, फिर स्टूडेंट के लिए एक मिनिमम फीस रख ले। अगर 100 रुपये, 100 रुपये भी, 200 रुपये भी रखेंगे सारे स्टूडेंट के लिए, और गवर्नमेंट से पैसा आएगा, तो आप सोचो, मेरे हिसाब से तो मुझे नहीं लगता किसी को पैसे की दिक्कत भी होगी और किसी के लिए एजुकेशन मुश्किल होगा। गवर्नमेंट अगर चाहे ना सर तो इसके ऊपर एक कॉरपोरेटिव ऑर्गेनाइजेशन बना सकती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि गवर्नमेंट मतलब कि गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, एक कॉरपोरेटिव ऑर्गेनाइजेशन बिल्कुल होना चाहिए, और उसके अंदर इस तरह के टीचरों को जोड़ सकती है, उनको एक एम भी दे सकती है कि आप अपने इलाके में इतने स्टूडेंट को इस लेवल पे आप तैयार कर दो। ठीक है, अगर आप तैयार करते हो, हमें उन बच्चों के रिजल्ट आप देते हो कि देखो हमने इस तरह के बच्चों को तैयार किया है और मैं इतने सालों से पढ़ा रहा हूँ या मैंने इतने बच्चों को तैयार किया है, तो हम आपके लिए कहीं ना कहीं आगे सोचेंगे। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ऐसे बहुत सारे टीचर उभर कर सामने आएंगे और उस चीज से वो जुड़ेंगे। क्योंकि कई आज भी अर्बन में बात करो सर अच्छे टीचर है, लेकिन वो ना अपना इंस्टीट्यूट खोल नहीं पाते हैं।
मतलब लैक ऑफ मनी कह लो, हम्म खोल नहीं पाते हैं। उनको लगता है कि ठीक है एक अच्छा पैसा चाहिए और तभी आप कर सकते हो, नहीं तो वो 2 4 5 6 7 लोगों को पढ़ाते हैं गांव में, कहते हैं ठीक है, हम्म क्योंकि उनके लिए वो सर्वाइवल उतना ही हो जाता है हम्म और वो फिर वो एजुकेशन को अलग ही लेवल पे पढ़ा देते हैं। हम्म एजुकेशन में इतनी फास्ट चेंज हो रही है सर, तो आज के स्टूडेंट को एआई स्टार्टअप और डिजिटल जॉब्स वाले फ्यूचर के लिए कैसे प्रिपेयर करना चाहिए? जो एआई आ चुका है सर और हम्म डिजिटल आ चुका है, हम्म मेरा मानना है कि कोऑर्डिनेशन होना चाहिए तकनीक और मानवीय पक्ष में। हम्म, तकनीक और मानवीय पक्ष का कोऑर्डिनेशन हो जाएगा, मतलब एक मानव भी और एक टेक्नो दोनों का कोऑर्डिनेशन हो जाएगा। और स्टूडेंट एआई टूल्स सीख ले, एआई टूल्स सीख ले और तकनीक और मानव पक्ष का कोऑर्डिनेशन कर ले ओके। और हाई एजुकेशन में पावर स्किल ले आए, हाई एजुकेशन में, तो मेरे अनुमान से उसके लिए कोई एआई मुश्किल नहीं है, वो आराम से रोजगार पा सकता है। 3 चीजें सर, फर्स्ट तकनीक और मानव का समन्वय करे, दोनों को जोड़े। दूसरी चीज कि वो एआई टूल्स सीखे और तीसरी ये कि वो पावर स्किल अपने अंदर लेके आए हाई एजुकेशन में, ओके। तो वो आराम से एआई को हल कर सकता है। जब कंप्यूटर आया था ना तो लोगों ने कहा था बेरोजगारी बढ़ जाएगी, रोजगार खत्म हो जाएंगे। आज आईटी सेक्टर में ही सबसे ज्यादा लोगों को रोजगार मिल रहा है। ट्रू। हो सकता है कि जब एआई आए ना और इसका दायरा बढ़े तो इसमें ही सबसे ज्यादा लोगों को रोजगार मिले जो इस समय सबसे ज्यादा घबराए हुए हैं। लेकिन उस चीज को करने के लिए आपको जरूरी है स्किल्स होना चाहिए। कि स्किल्स होना चाहिए। किस एज ग्रुप से स्टार्ट करना चाहिए जहाँ पर एआई टूल इनकी हेल्प करे? क्योंकि कई बार ऐसे होते हैं ना, बच्चा शायद पढ़ने में एवरेज है लेकिन वो एआई टूल के चक्कर में और एवरेज हो जाएगा। ये आपने बहुत अच्छा सर क्वेश्चन पूछा और मैं पीडब्ल्यूएस का धन्यवाद भी देता हूँ कि एजुकेशन के इतने क्रिटिकल पे हमें व्यू रखने का मौका मिला। मेरे को लगता है कि 8th क्लास सबसे बेटर चॉइस हो सकती है जहां से वह एक स्टूडेंट एआई टूल्स को सीख सकता है। 8th क्लास। जो स्टूडेंट एवरेज होते हैं वो शायद शाई भी होते हैं, कई बार उनको फियर होता है कि पूछूंगा और पता नहीं क्या आंसर मिलेगा मुझे। मैं तो एक बात है यहाँ पे, सॉरी सर काट रहा नहीं हूँ नहीं आपकी। प्लीज सर बताएं। नहीं, एवरेज स्टूडेंट कोई नहीं होता। क्योंकि सर परसेंटेज तो दे रहे हैं ना। परसेंटेज जो है ना, जो अंक है जिसे आप परसेंटेज कह रहे हो वो सिर्फ संख्या है, ट्रू। ठीक है। और जब एजुकेशन का मीनिंग संख्या है नहीं, जब एजुकेशन का मीनिंग ही है आपके गुणों को बाहर निकालना, तो फिर परसेंटेज की वैल्यू कहाँ रह जाती है। सर गवर्नमेंट जॉब जितने भी है सब जगह तो वही मांग रहे हैं। अब तो सीधा गवर्नमेंट भी कह रही है कि आपको ग्रेजुएट होना चाहिए। क्योंकि अब मुझे तो, याद है एयरफोर्स नेवी या जो 2 3 प्रोफेशन है वहां पर 60% से नीचे वाले को कॉल लेटर भी नहीं अब आता। तो ग्रेजुएशन की जो डिग्री भी मिल रही है ना, उसमें भी ग्रेड लग रहे हैं। पर सर माइंडसेट तो है ना कहीं माइंड सेट कि तो, ए ग्रेड बी ग्रेड सी ग्रेड तो है। माइंड सेट तो चेंज होगा। अब वो चेंज कौन करेगा? घर वाले चेंज करेंगे, सोसाइटी चेंज पर सर करेगी, हम। सारे ए ग्रेड आ जाएंगे फिर क्या होगा? अगर सारे ए ग्रेड आएंगे तो उसमें भी सबकी अलग अलग चॉइस होगी। हम्म कोई सोचेगा कि भाई मुझे हीरो ही बनना है, कोई सोचेगा कि नहीं भाई मुझे डिजिटल एरिया में ही जाना है। या तो अच्छी बात है कि सारे एक क्लास के आ जाए, ऐसी क्या दिक्कत है सर? ये तो है। सर एक क्लास को मैक्सिमम कितनी देर के लिए होना चाहिए? 15 मिनट मैक्सिमम। मैक्सिमम 15 मिनट। अब कोई कहेगा 15 मिनट में क्या समझेगा? हम्म तो भाई एक क्रिकेट आपने देखा है, जब 7 खिलाड़ी जब आउट हो जाते हैं तो हम सोचते हैं कि 8वां क्या करेगा, और 8वां भी फिर 2 4 रन बना बना के ही आउट। आउट हो जाता है। 20 मिनट अगर उसे समझना होगा ना सर, तो 15 से 20 मिनट तक समझ लेगा। और उसे शायद, उसे जब कहा जाए ना कि भाई तेरी क्लास 15 ही मिनट की है, तो हो सकता है बड़े ध्यान से सुने। ट्रू। और वो कहा जाए कि तेरी क्लास 1.5 घंटे की है, तो हो सकता है वो 45 मिनट तो अंग्राइयां लेने में ही निकाल दे। ट्रू। कि 15, मेरे अनुमान से 15 मिनट से ज्यादा उसकी क्लास 20 मिनट से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। 15 मिनट मतलब 2 3 क्वेश्चंस, बस। तो 15 मिनट के गैप में फिर 15 मिनट का हाँ, दूसरा हो हो जाए। सकता है, ये हो सकता है 10 मिनट का गैप दे दें उसे। अब Okay. बड़े बड़े जैसे कि अमेरिका के अंदर जो बड़े बड़े कंपनियां हैं, जैसे कि ये आपका फेसबुक हो गया या फिर ये जो गूगल है, मैं तो अमेरिका गया नहीं हूँ लेकिन सुना है कि वो क्या करते हैं, अपने ऑफिस में गेम रखते हैं,
स्विमिंग रखते हैं और पता नहीं क्या क्या रखते हैं कि बंदा ऑफिस में काम भी कर ले, साथ में ये जिम भी रखते हैं। तो ये सारी चीज़ वो क्यों रखते हैं कि उसकी जो एक ही चीज़ पे वो बोरियत महसूस ना करे। वो तो प्रोजेक्ट दे देते हैं ना हाँ, कि ये प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट आपको असाइन कर दिया, ये करना है आपको। हाँ। आप चाहे आप स्विमिंग करते करते कर लो या कैसे कर लो। ओके, आप स्टूडेंट को क्लास 9 से एमए तक गाइड करते हो। हम्म। स्कूल लर्निंग और हायर एजुकेशन के बीच में सबसे बड़ा माइंडसेट शिफ्ट क्या चाहिए? देखो सर, मैंने कहा कि जैसे कि जो 12th तक की स्टूडेंट है, मैं 9th नहीं, मैं 12th तक की बात करता हूँ। एक छोटा सा बीज है, हम्म, हम जमीन में बो देते हैं, वो बीज बंजर भूमि को तोड़ते हुए, ईंट पत्थरों को तोड़ते हुए एक पौधे के रूप में अंकुरित हो जाता है। ट्रू। छोटी क्लास में अगर बच्चा है तो उसके अंदर भी अगर सृजन शक्ति आ जाए तो कोई भी रचनात्मक कार्य कर कर सकता है। सकते। सृजन शक्ति, और वो सृजन शक्ति वो ड्राइंग में भी हो सकती है, हम्म, वो सृजन शक्ति डिजिटल फील्ड में भी हो सकती है। हम्म, लेकिन जैसे हम हाई एजुकेशन में पहुंचते हैं हम्म, तो एआई का युग है, और एआई के युग में दो चीजों की बड़ी इंपॉर्टेंस है जो मैंने पहले वाले क्वेश्चन में कहा। एक पावर स्किल और दूसरा एआई टूल्स। इन दोनों की अहमियत, और ये किसी भी एज में स्टूडेंट सीख, दोनों में फर्क ये है। 9th तक के जो स्टूडेंट है या 12th तक जो स्टूडेंट है उसके अंदर सृजन शक्ति होनी चाहिए, और जो हाई एजुकेशन का स्टूडेंट है उसके अंदर स्किल होनी चाहिए। सर स्टूडेंट को आप क्या प्रेफर करते हैं कि वो मार्क्स के लिए पीछे भागे, लाइक नंबर्स के पीछे भागे, या बिल्कुल नहीं। अपने सेल्फ स्टडी और डेवलपमेंट के आगे मेरा मेरा मानना है कि जो नंबर हैं वो सिर्फ संख्या है। बढ़े? बच्चे के अंदर अगर रचनात्मक गुण हैं तो बच्चा किसी भी फील्ड में जाके अपना नाम रोशन कर सकता है। बस जरूरत इस बात की है कि उसके माता पिता, उसके शिक्षक, उसके रिश्तेदार उसको मोटिवेट करें। स्टूडेंट और टीचर और पेरेंट्स के लिए कुछ कहना चाहते हैं सर? क्योंकि काफी प्रेशर होता है ना। एक तो टीचर के ऊपर प्रेशर ये होता है कि मेरे इंस्टीट्यूट का नाम होगा, पेरेंट्स का ये होता है कि मेरे बच्चे का नाम होगा तो मेरा भी नाम होगा, सोसाइटी में लोग कहेंगे। मैं तो सबसे पहले एक बात यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि कोई भी जो पेरेंट्स हैं आजकल बड़े बड़े स्कूलों में, प्राइवेट बड़े बड़े स्कूलों में एडमिशन करवाने के लिए भाग रहे हैं, और सरकारी स्कूलों को इतनी अहमियत नहीं दे रहे हैं। नहीं दे रहे। स्कूल जो एजुकेशन होती है ना, कभी बिल्डिंग से या कभी भी ईंट पत्थरों से नहीं बनती सर। एजुकेशन जो है वो बनती है कि आपको एजुकेशन कैसी मिल रही है। वो सरकारी स्कूलों में भी बेटर मिल सकती है, प्राइवेट स्कूलों में भी बेटर मिल सकती है। इसलिए तो एक तो जो सबसे पहले ये भागना कि हमारे बच्चा जो प्राइवेट स्कूल में ही पढ़ेगा तो ही काबिल बनेगा, ये एक सोच हटानी होगी। अगर हम अपने इस सरकारी स्कूलों को वैल्यू नहीं देंगे तो कब कैसे काम चलेगा, उनको बट सर वैल्यू। वहाँ पे सुनने वाला कोई नहीं ना। प्राइवेट में आप जाकर बात कर सकते हो, है ना, चीजों पे आप डिस्कस वो करते हो। सुनने के ही तो पैसे लेते हैं सर, वो आपकी बातों को सुनने के ही तो पैसे ले रहे हैं, और किस चीज के पैसे ले रहे हैं। आप रिसेप्शन पे जाए तो वहां पे आपको दो लोग मिलेंगे, वो सुनने के पैसे ले रहे हैं। वहां पे आप जाए तो वहां पे भी सुनने के, तो और किस चीज के पैसे ले रहे हैं। तो मेरे को दूसरी चीज ये है कि सर एजुकेशन सरकारी हो प्राइवेट हो कहीं भी मिल सकता है। और टीचर को ना, बच्चे को टीचर के नजर से नहीं, एक दोस्त की तरह देखें, ठीक कुछ है। ज्यादा ही दोस्त भी हो जाते हैं कुछ। नहीं, अगर आप ये सोचो कि अरे बच्चे के अंदर, मैंने सर एक शुरुआत में एक बात कही थी कि अब 50 साल का टीचर जो है बच्चे का पेपर चेक कर रहा है, और वो चेक कौन सी क्लास के बच्चे का कर रहा है, 10 साल के बच्चे ट्रू का। सर। तो दोनों में कितनी के फर्क है, 40 साल एज का फर्क है, नॉलेज के तो बहुत जमीन आसमान का फर्क बिल्कुल होगा। सर, ये तो मैं तो मानता ये जरूरी है ना कि आप बच्चे को एक बच्चे की तरह ट्रीट करो, उसको एक मौका दो। और घर वालों को चाहिए कि कभी भी कंपेयर ना करें, हूँ। वो अपने बच्चे पे विश्वास करे और प्रोत्साहित करे, बच्चे की योग्यता अपने आप बाहर आएगी। कुछ टॉप 3 स्किल्स बताना चाहोगे सर जो हर स्टूडेंट को एटलीस्ट 2025 में ये सीखनी चाहिए? बच्चों के लिए नहीं, हर लोगों के लिए है। ये जो 3 चीजें बता रहा हूँ। अधम, एक शब्द है अधम। अधम। अ से अनुशासन, ठीक है। ध से धैर्य, और म से मूल्यांकन। अ से अनुशासन जो जीवन में गतिशीलता लेके आती है, ध से धैर्य। धैर्य रख। हमें अभी बच्चों को भी हर समय धैर्य की जरूरत है, हमें हर पल परीक्षा देनी होती है। और तीसरा है मूल्यांकन। मूल्यांकन क्या, मूल्यांकन एक 12th में हम लोग बच्चों को ना एक कविता पढ़ाते हैं,
कीपिंग क्वाइट, ये पाब्लो नेरुदा की कविता है, नोबेल पुरस्कार उन्होंने जीता हुआ था। तो उन्होंने उस कविता में कहा है ना कि आप 1 से लेके 12 तक गिने, एक जगह बैठें और अपने आप का मूल्यांकन करें कि आप क्या हैं, आप अच्छे हैं या बुरे हैं, ये आपसे ज्यादा कोई नहीं जानता। रिव्यू आपको खुद करना है, रेटिंग। हाँ, कि आप किस काबिल हैं। तो ये 3 चीजें होना बहुत जरूरी है। और किस बेस पे सर? किस बेस पे? हर बेस पे, हर बेस पे कि आपने अपने दोस्त के साथ कैसा किया, हम्म, आपने समाज के साथ कैसा किया, आपने अपने घर परिवार में कैसा किया। हम्म, आपको अपने आप को रिव्यू करने का मौका मिलेगा, मूल्यांकन करने का मिलेगा, तो आपको अपने आप में रिफॉर्म करने का मौका। आप किताबों को पढ़ के या टीवी सीरियल देख के रिफॉर्म नहीं कर सकते। अब आप अपने आप को समझे, अपने आप खुद ही रिफॉर्म कर लेंगे आप, क्योंकि आप के अंदर कितनी अच्छाई है, कितनी बुराई, वो दूसरा बंदा क्या जान सकता है। आपने 12 साल की उम्र में कोई चोरी की है, वो आप ही जान सकते हैं। तो ये आप अपने अंदर का मूल्यांकन करेंगे तो अपने आप ही कमियां दूर हो जाएंगी। ये बहुत बड़ी बात है सर। क्योंकि ये तो वही हो गए, शीशा जब कहते हैं ना कि सच दिखे, वो शीशे तो खुद ही हो आप। खुद ही हूँ, और कोई अपना सच बताना ही नहीं बता चाहता ही आगे। नहीं चाहता। अब मुझे मालूम है, ठीक है, कि भाई मेरे अंदर क्या कमी है, तो मेरे घर वाले और ये जो दोस्त हैं या फिर मेरे शिक्षक हैं, वो बाद में ये चीज दूर करेंगे। मुझे अपने आप को दूर करना पड़ेगा कि मेरे अंदर कमी क्या है, ये तो मुझे रिव्यू करना है। तो ये 3 शब्दों की बहुत वैल्यू है, जिसे मैंने अधम नाम दिया। अनुशासन, धैर्य। धैर्य हर चीज में जरूरी है। एक दवा भी खा रहे हो, जल्दी से खा ले तो नुकसान ही दे देगा। धैर्य, और तीसरा सर ये मूल्यांकन। सोशल मीडिया का क्या कहना है सर? क्योंकि कई बार बच्चों के लिए एक डिस्ट्रैक्शन भी है और एक नॉलेज के लिए भी है सोशल मीडिया। आज सोशल मीडिया के कारण है ना, बच्चे रचनात्मक हुए हैं। सोशल मीडिया में कोई बुराई नहीं है। ट्रू। हम ये देखते हैं कि फादर बैठे हुए हैं और बच्चा ना समझाने लगता है कोई चीज। वो क्यों समझाने लगता है? क्योंकि वो सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ है। लेकिन सोशल मीडिया के आने से ना कुछ कमियां भी अब हमारे में आने लग गई हैं। सोशल मीडिया का प्रयोग आप नोट्स बनाने के लिए कर लें, थोड़ी सी बातचीत करने के लिए कर लें, थोड़े से अवेयरनेस के लिए भी कर लें, लेकिन सोशल मीडिया के आने से आपकी किताबों को पढ़ने की जो आदतें थी, कौन सी किताबें सर? एक प्रेमचंद की, ये किताबों को पढ़ने की जो किताब से बड़ा ना कोई दोस्त हो नहीं सकता, ठीक है। किताबों को पढ़ने की, पार्क में जाके बैट बॉल खेलने की, ये दिवाली होली मनाने की, ये जो सारे आदतें थी, इस सोशल मीडिया ने दूर कर दी, वो खत्म कर दी। अगर सोशल मीडिया को हम यूज करें, लेकिन एक दिन में कम से कम 2 घंटे हमें डिसाइड कर लें कि 2 घंटे में हम सोशल मीडिया नहीं चलाएंगे। इसका प्रयोग हम किताबों को पढ़ने के लिए, दोस्तों के साथ बातचीत करने के लिए, या घर में बैठ के अपने घर वाले दादा दादी के पास बैठ के बातचीत करेंगे तो काफी फायदा हो सकता है। ये तो है सर। मैं खुद सोचता हूँ कि लाइक आज एक सोशल मीडिया ऐसा प्लेटफॉर्म भी हो गया है कि आप हर स्टेज पे ना कंपेयर कर रहे हो। लाइक आज मैं देख रहा हूँ कि विजय सर बोल रहे हैं, ठीक है, विजय सर से शायद बाद में कई लोगों स्टार्ट किया हो, लेकिन उसने कुछ किया हो, मतलब कि सोशल मीडिया में तो आप इजी एक्सेस है, कोई मुंबई से कर रहा है, लेकिन पीछे का कुछ पता नहीं चलता कि कैसे उन्होंने ग्रो किया। लेकिन आज हर कोई कंपैरिजन करने लगता है कि यार मेरे से छोटा है लेकिन अच्छा ग्रो कर लिया, ये कर लिया, क्योंकि हर किसी के लिए एक रेस बन जाता है। ये आपस में रेस ही तो कर रहे हैं। हाँ, गूगल हो गया, या फिर या आपका व्हाट्सअप हो गया, यूट्यूब हो गया, ये सारे के सारे एक दूसरे से आगे निकलने में लगे हुए हैं। इन्होंने, ये मशीन है, लेकिन इन्होंने ये गुण अपने वाले इस इंसानों में डाल दिए। डाल दिया, सही बोल रहे, सबसे ठीक बड़ी है। बात है। तो ये है कि कम से कम, ये तो प्राइम मिनिस्टर भी बोल चुके हैं कि घर के हाँ, अंदर तो नो डिजिटल डिवाइस वाला एक गुण होना चाहिए कि कम से कम 1 या 2 घंटे यार साइड करके और शांत लेटे रहें, कि उससे बिल्कुल कि भाई किसी का फोन आए, कॉल आए, सोशल मीडिया से दूर ही रहना है। और उस समय का भी यूज करें, किताबें पढ़ लें, अपने घर वालों के साथ बैठ के अलग अलग विषयों पे डिस्कस कर लें, मेरा ये मानना है। पता है सर, मेरी एडवर्टाइजिंग एजेंसी भी है, तो कई क्लाइंट्स ना आज प्राउडली मुझे ये कहते हैं कि आज की डेट में न्यूज़पेपर कौन पढ़ता है। मुझे ना मतलब इतना बुरा लगता है। मैं उनको बस हर बार यही कन्विंस करता हूँ कि सर आप तो बोल देते हो बहुत इजी है कि न्यूज़पेपर कौन पढ़ता है, क्यों नहीं पढ़ना चाहिए, उसके बारे में कुछ नहीं करना चाहिए हमें। न्यूज़पेपर को जिसकी आदत है ना सर, वो जब तक उसको पढ़ नहीं लेगा ना, ठीक है, वो जब तक पढ़ नहीं लेगा तब तक उसके अंदर बेचैनी रहेगी। हाँ, मैं दैनिक जागरण और नवभारत टाइम्स 2 पढ़ता हूँ, ठीक है। तो जब तक मुझे, बेशक न्यूज़पेपर में एक दिन पहले की खबर आ रही है,
एक दिन पहले की आ रही है, लेकिन मुझे ये लगता है कि न्यूज़पेपर ना वो सारी खेल से लेके फिल्म तक देश की न्यूज तो राजनीति की न्यूज तो दे ही रहा है, सबको एक साथ इकट्ठा करके और एक सामने रख देता है। बिल्कुल सर। मैं थोड़ा-सा और इसमें ऐड ऑन करता हूँ कि लाइक एक न्यूज़पेपर से कहते हैं ना लोग कि क्या सीख सकते हो? हम्म, लाइक हम सबको पता है, हम्म, हम 10th या 12th के बाद करंट अफेयर्स की बुक्स पढ़ते हैं, हम्म, जीके की बुक्स पढ़ते हैं, लेकिन एक न्यूज़पेपर के अंदर पूरे वर्ल्ड होता है। हम्म, लाइक वर्ल्ड से लेके जितनी भी न्यूज़ है उसके अंदर होता है। फाइनेंस में क्या चल रहा है वो चल रहा है। करंट मतलब सिनेरियो क्या चल रहा है वो पढ़ सकते हो। एजुकेशन में जितने भी फैक्टर्स हैं वो सारी चीज़ पढ़ सकते हो सिर्फ 5-6 रुपए में। लेकिन उसके लिए हम स्पेशली आफ्टर 10th या 12th या ग्रेजुएशन हम प्रिपरेशन करते हैं अलग से। मैं तो कई होम ट्यूशन जाता हूँ सर, तो मैं देखता हूँ कि ना अखबार उनके घर में आता है, हाँ, लेकिन अखबार ऐसा रखा होता है जैसे कि कपड़े को प्रेस करके नहीं रखे होते हैं। हाँ, उसे कोई खोलने वाला नहीं है घर में, लेकिन बस दिखावे के लिए हो रहा है कि अखबार हमारे घर में आता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। पहले के बड़े बुजुर्ग इसलिए ज्यादा सोचते थे क्योंकि अखबार उनके अंदर एक थिंकिंग पैदा कर देती थी, जो जिससे हम बहुत दूर होते जा रहे हैं। कुछ कहना चाहोगे सर? और जो मतलब जो पढ़ाई को लोगों को और मोटिवेट करे कि न्यूज़पेपर क्यों ही पढ़ना चाहिए? मैं तो देख रहा हूँ कोरोना के बाद ना बहुत सारे बच्चे जो है ना हिंदी लिखने में गलती कर रहे हैं। हाँ, अगर उन्हें कहा जाए कि अधम लिख और अधर्म लिख, दोनों में गलती है। क्यों? क्योंकि 2 क्लासों में तो कोरोना के थ्रू ही पास हुए हैं। अगर वो अखबारों को पढ़ लें, हिंदी या इंग्लिश, तो एक तो उनको शब्द बनाने आ जाएंगे। अखबारों को देख के वो लिख लें, तो उनकी हिंदी अपने आप सुधर जाएगी। इसलिए मेरा ये मानना है कि एक स्टूडेंट को तो अखबार जरूर पढ़ना चाहिए। सर आप जो यूट्यूब पे आए हो, आपका क्या पर्पस था यूट्यूब पे आने का? देखो सर, मैं यूट्यूब पे एक्टिव नहीं रहता हूँ, ओके। ठीक है। रीजन ये है कि सिर्फ यूट्यूब या कोई भी सोशल मीडिया पे? नहीं, सोशल मीडिया पे एक्टिव जरूर रहता हूँ, ओके। लेकिन यूट्यूब पे एक्टिव नहीं रह पाता क्योंकि उसके लिए मुझे ना एक आधा घंटा पहले तो वो चाहिए कि कोई मेरी वीडियो बना ठीक है। और जो मैं समझा रहा हूँ वो बताए, और ऐसा मिलता नहीं है सर टाइम। 4-5 घंटे 6 घंटे ट्यूशन में पढ़ाया, फिर 1-2 होम ट्यूशन में निकल गए। लेकिन यहाँ पे आपके पास आने के बाद मुझे लग रहा है कि यूट्यूब पे भी अब आना चाहिए। यूट्यूब पे भी धीरे धीरे मैं कोई कोशिश, स्टूडेंट ने आपको इनकरेज नहीं किया सर आप तो यूट्यूब पे वो आते हैं? वो उन्होंने कहा भी है, मैंने बनाया भी है सर, ओके। लेकिन वो कहते हैं ना कि बना के बस छोड़ दिया, तो उसके ऊपर एक्टिव नहीं रहा हूँ। लेकिन मैं सोचूंगा कि टीचर डे के बाद धीरे धीरे इसके ऊपर आऊं। तो जितने भी सर के स्टूडेंट हैं मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा एटलीस्ट सर को जितनी भी हो सकती है सोशल मीडिया में हेल्प करो, क्योंकि मुझे जो एज्यूम किया सर ट्रेडिशनल तरीके को ज्यादा फॉलो करते हैं। जो मुझे लगा आपकी जितनी बातचीत की ना हाँ, वो हाँ। मुझे लगा ओवरऑल कि आप ट्रेडिशनल ज्यादा फॉलो करते हैं, कि सामने से मुझे पढ़ाने में शायद आपको ज्यादा मजा आता है, एंजॉय करते हो। हाँ, तो यही है सर कि इसलिए मैंने यूट्यूब के ऊपर अभी पूरी तरह आया नहीं हूँ, और एजुकेशन को मैं थोड़ा ना अलग ही तरीके से लेता हूँ। बिल्कुल बताइए सर। और एजुकेशन को मेरा ये मानना है कि मैं जो भी पढ़ाता हूँ ना बच्चों को रिकॉर्ड करवा देता हूँ। जैसे कि मान लो कि मैंने एक चैप्टर ही समझाया, ठीक है। ठीक है, इंग्लिश का ही एक चैप्टर समझाया या फिर हिंदी का ही कोई चैप्टर समझाया, देवसेना के ही गीत समझा दिए मैंने हिंदी का, तो मैं बच्चे को कहता हूँ ना इसको रिकॉर्डिंग कर लो, क्योंकि बच्चे, मुझे मालूम है ये मोबाइल तो जरूर चलाएगा। बिल्कुल चला है। तो मोबाइल चलाने के बदौलत कम से कम ये यूं तो मेरी रिकॉर्डिंग तो सुन लेगा, और रिकॉर्डिंग सुन लेगा तो उसको एक फायदा ये भी मिलेगा कि घर वालों को भी कह सकता कि सर की रिकॉर्डिंग सुन रहा हूँ। तो घर वाले भी कहेंगे कि चल भाई घर से। और ये मेरा अभी से नियम नहीं है सर, ये मेरे को करीबन 10-12 साल हो गए हैं कि मैं ग्रुप बना देता हूँ। 12th वालों का ग्रुप बना दिया, 11th वालों का ग्रुप बना दिया, और उसके बाद बच्चों को उसमें रिकॉर्डिंग करवा दी, एक एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन करके, और उसको बच्चे सुन लेते हैं। ओके। और मेरे पास जो 10th में आ जाता है वो MA तक पढ़ता है सर, उसको एक माहौल मिल जाता है, फीस ज्यादा है नहीं, ठीक है, और उसे मालूम है कि सर कभी डांटेंगे है नहीं, मोटिवेशन देंगे, ठीक है, पहले से ही पता है उनको पहले से। तो उन्हें मालूम है कि भाई अब एक बच्चा 10th में मान लो मेरे पास पढ़ रहा है, तो उसका भाई अगर 7th में है तो उसे मालूम है कि भाई विजय क्लासेस में जाके वो मेरा दोस्त पढ़ भी लेता, उसकी पिटाई भी या भाई की पिटाई भी नहीं होती, तो चलो भाई हम भी यहीं पढ़ लेंगे। मैंने आज तक किसी बच्चे को मारा नहीं है सर, डांटा भी नहीं है। रियली सर? और वो डर तो नहीं लगता नहीं, डांटे? नहीं डर नहीं। और 72-73 स्टूडेंट मेरे पास फोन में उन बच्चों के नंबर है जो गवर्नमेंट जॉब में है,
मेरे ट्यूशन से निकले हुए, ओके। ठीक है। और ऐसे भी बच्चे हैं जो उनके अंकों के बेस पे जो आपने कही है उनकी फोटो भी अखबार में आई हुई है, लेकिन मुझे कभी डांटने की जरूरत ही नहीं पड़ी। जो बच्चा मेरे भाव भाव से, मेरे पढ़ाने के तरीके से नहीं पढ़ सकता, वो मेरे एक दो हाथ लगा लेने से क्या पढ़ेगा। अब मैं ये भी अब कहूंगा तो कि मैं ये पूछ भी नहीं सकता ना, कई बार होता है ना स्टूडेंट घेर लेते हैं, चल ठीक है सामने सर को नहीं नहीं, फीलिंग। मेरे साथ ऐसी है सर कि मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। आज तक मुझे जितने भी स्टूडेंट मिले हैं ना, उन्होंने मेरा बहुत केयर किया है, साथ ही उन्होंने मुझे बहुत इज्जत दी है, ठीक। मेरे को मेरे सामने जो लोग कहते हैं ना कि भाई आज के जो स्टूडेंट हैं वो टीचरों की इज्जत नहीं करते, मेरे पास एमए का स्टूडेंट आके भी पैरों को हाथ लगाएगा। तो मेरे लिए सबसे बड़ी कमाई ये है सर। मैं तो ऑनेस्टली आज भी अपने होम टाउन जाता हूँ ना, तो मेरे टीचर देखते हैं तो आज भी मैं ऐसे करके साइड से निकल जाता हूँ अगर दूर से दिख रहे हैं, हमारे क्योंकि नहीं होता फेस सर, वो हैबिट में है। हमारे अंदर भी वही गुण है अभी भी। मेरे को B1 जनकपुरी के नंबर 2 स्कूल में था, मैं 11th में था, तो मेरे जो पॉलिटिकल के टीचर थे सतीश भारद्वाज जी, वो अभी भी हैं। ओके। और ये आपका ये पॉडकास्ट में उनको भी भेजूंगा। तो उन्होंने मेरे से मार्क्सवाद पे क्वेश्चन पूछा, तो मैंने वही दास कैपिटल कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के ऊपर कुछ बातें कही। तो उन्होंने कहा कि ऐसा है विजय, तू टीचर बन जाइयो। अच्छा, उन्होंने बोला। उन्होंने तब भी मैं एक दो बच्चों को पढ़ा रहा था, और उन्होंने मेरे लाइफ का टर्निंग पॉइंट वहीं से आया। उन्होंने उसी समय मेरे पास कुछ 11th के जो मेरे क्लास में बच्चे पढ़ते थे, उन बच्चों को उन्होंने मेरे को मेरे पास पढ़ने के लिए मोटिवेट किया, जो कमजोर थे। और वहीं से एक शुरुआत हो गई, और अभी तक ये चल रहा है। ये बात है सर 2000 की, वाह। 2000 की बात है। और 1999 से मैंने एक दो को शुरू किया था पढ़ाया, 2000 में वो मुझे मिले, तब से लेके हजारों स्टूडेंट को मैं पढ़ा चुका हूँ। और साथ में मैं ये भी कहता हूँ कि अभी तक मैं जो भी हूँ, मैं अपने स्टूडेंट के कारण भी हूँ, कारण ही हूँ, यहाँ पे भी हूँ तो स्टूडेंट के कारण ही हूँ सर। एक टीचर में सर क्या मतलब खास बात होनी चाहिए, मतलब स्टूडेंट को एजुकेट करने के लिए सबसे जो लगता है आपको फर्स्ट प्रायोरिटी पे होना चाहिए? सबसे पहले तो उससे ना बच्चे को समझने की जरूरत है। हर बच्चा एक जैसा नहीं होता, शरीर की 5 उंगलियां एक जैसी नहीं है, हर बच्चा एक जैसा नहीं होगा। और बच्चे को ना वो समझ, अगर वो टीचर समझ गया कि बच्चा ऐसा है, तो वो बच्चे को अपने अनुसार केयर करना शुरू कर देगा। लेकिन होता क्या है, क्लास में ना हम 70 बच्चों को एक ही नजर से देख लेते हैं। इसको अगर आंसर आ गया तो उसको क्यों नहीं आया, हो सकता है उसके कुछ घरेलू दिक्कतें हो सकता है उसके IQ में दिक्कत हो, EQ में दिक्कत हो, लेकिन ये समझने की कोई कोशिश नहीं करता। ये पता है मैं क्यों पूछा सर, मुझे क्यों लगता है क्योंकि आपने बोला ना दिस लाइक सबको एक जगह हम नहीं कंपेयर कर सकते। कई बार होता है कि 30 50 100 के बीच में पढ़ते हैं। कई बार तो ये होता है कि चलो मेरा फ्रेंड कहीं पे ज्वाइन किया, मैं भी चला जाता हूँ वहीं पे, और पता चलता है वो फ्रेंड आगे बैठ रहा, आप पीछे बैठ रहा हो, 60 70 80 नंबर के बाद उसकी तो थोड़ी सी थिंकिंग पावर है तेज, तो वो चले जाते हैं। वो कंपेयर करते हैं कि नहीं ये पढ़ने में तेज है तो मैं भी शायद हो जाऊंगा, और वो कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं। क्योंकि कई बार तो उनको सारे बच्चों का नाम भी नहीं याद होता सर, टीचरों को। मैं अपनी बात एक कहना चाहता हूँ यहाँ पे। मेरा बहुत पुराना ट्यूशन है, और बहुत नॉर्मल ट्यूशन है, ठीक है। कभी भी मेरे पास ना बहुत तेज बच्चे नहीं आए। अगर तेज होते हैं, पढ़ने में बहुत अच्छे होते तो आते ही क्यों। ट्रू सर। नॉर्मल बच्चे आए, लेकिन जब वो पढ़ के गए ना सर, वो नॉर्मल नहीं रहे। ये नहीं कि मैंने उन्हें बहुत अच्छा पढ़ाया, मैंने बस ये किया कि उनकी जो योग्यता थी ना, और मोटिवेशन करके उनको उस चीज को बाहर निकालने की कोशिश की है सर। ये सबसे मेन एजुकेशन का पार्ट है कि आप बच्चे के ना अंदर एक मोटिवेशन भरना आपको बहुत जरूरी है। वो अपने आप किसी ना किसी फील्ड में कामयाब हो जाएगा। अरे उसकी काबिलियत को आप बाहर तो निकालो। आपको सबसे ज्यादा मजा कौन सा सब्जेक्ट में आता है? पॉलिटिकल साइंस। क्यों सर? मैंने उसमें ग्रेजुएशन किया है, मास्टर डिग्री भी है, और आगे भी मेरे पास जो बच्चे हैं पॉलिटिकल से जुड़े हुए हैं। वैसे तो मैं हिस्ट्री भी पढ़ाता हूँ, हर सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि पॉलिटिकल साइंस
मैं ही नहीं, हर व्यक्ति पढ़ा सकता है, क्योंकि जहां देखो वहां पर गली से लेके दुकान तक पॉलिटिक्स की बातें होती रहती हैं। तो 20% तो हर व्यक्ति अपने आप में टीचर पॉलिटिकल का होता ही है। होता है, 4 लोग होते हैं, वहाँ भी एक पॉलिटिक्स चल रहा तो हो। ये चीज तो 70% टीचर वाले गुण है, और 30% जो सोसाइटी से ले रखा है वो वाले गुण है सर। पॉलिटिकल पढ़ाते सर, तो कुछ पॉलिटिकल ओपिनियन दो सर। हाँ बिल्कुल सर। गवर्नमेंट में क्या लगता है, कब से कुछ हमारे एजुकेशन सिस्टम में बदलाव हुआ है? अच्छा, मतलब जो आपको लगता है कि इस काल में चेंजेस हुए थे, जो आपको अच्छा लगा। कभी भी एक सरकार ने कभी भी एक एजुकेशन के लिए कुछ नहीं किया। सभी सरकारों का इसमें योगदान रहा है। देश को आजादी होते ही राधा कृष्णन आयोग बन गया, मुदारियर आयोग बना, ठीक है, कोठारी आयोग बना। ये राजीव गांधी के स्वर्गीय राजीव गांधी जी के समय में नई शिक्षा ने ये शिक्षा नीति लागू हुई थी। फिर प्रधानमंत्री मोदी जी के समय में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लागू हुई है। तो एक सरकार का योगदान नहीं रहा, सभी सरकारों का, सभी कमीशन का बहुत योगदान रहा है। लेकिन मैं एक यहाँ पे बात कहूंगा कि 2020 के बाद, कोरोना के बाद, शिक्षा के अंदर बेसिक चेंजिंग आई है। और ये बेसिक चेंजिंग वही व्यक्ति ला सकता था जो मतलब कि एजुकेशन को समझता हो कि भाई इस समय मार्केट के अंदर क्या एजुकेशन चल रही है। तो किताबों में एजुकेशन बदली, ठीक है, टेक्नोलॉजी बेस्ड एजुकेशन बदली, एआई के बेस पे एजुकेशन बदली। तो हर सरकार ने योगदान दिया है। लेकिन मेरे देखने से लगता है कि जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 वाली आई, जिसमें बुनियादी शिक्षा पे फोकस किया गया, या फिर टेक्निकल एजुकेशन पे फोकस किया गया, या स्किल पे फोकस किया गया, ये सारी चीजें ना इसमें जोड़ी दी गई है। ये बेटर हुआ है मेरे देखने से। सर, अगर आपके पास कुछ अथॉरिटी हो तो क्या क्या सिस्टम एजुकेशन में चेंज करोगे? अगर सबसे पहले सिस्टम में चेंज हो तो मैं ये कहूँगा कि किताबी शिक्षा को आधा कर दो और व्यावसायिक शिक्षा को इसमें जोड़ दो। महात्मा गांधी ने 1937 में वर्धा में बुनियादी शिक्षा की बात कही थी। हर आयोग में, कोठारी आयोग हो या फिर मुदारियर आयोग हो या फिर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हो, सब में बात कही गई है कि भाई देश के अंदर व्यावसायिक शिक्षा, जिससे कि बच्चे को घड़ी बनाना आ जाए, बड़े मोबाइल बनाना आ जाए। मुझे लगता है चाइना ही फॉलो कर रहा होगा बस। हाँ, ये जमीनी स्तर पे हमारे स्कूल में कभी भी नहीं होता। अगर मेरे को चेंजिंग करने का मौका मिले तो मैं कहूँगा भाई अगर 8 क्लास लगेगी ना तो 4 किताबें लगेगी, ताकि मैं भी चाहता हूँ यही चीज चेंज हो, ऑनेस्टली बता रहा हूँ, ताकि एजुकेशन के बाद ना कोई बेरोजगार ना रहे, और उसमें भी चॉइस हो। भाई तू योगा सिखाने वाला होगा, तुम योगा सिखाओ। तुम डिजिटल लाइन में जाना चाहते हो, तुम डिजिटल लाइन में जाओ। कुछ ना कुछ तो टेक्निक की डिग्री लेके निकलो। कुछ चीजें सिमिलर है सर हमारे शो का और आपका। क्योंकि हमारे शो में भी यही है कि लाइक अपनी स्टोरी जरूरी है बताना लोगों को। क्योंकि कई बार होता है ना, हमें जब प्लेटफॉर्म ही नहीं मिलेगा तो हम किसको बताएं, किसको इंस्पायर करेंगे कि भैया ये सीखना चाहिए, हमने लाइफ में ये गलती की थी, इससे ये सीखो। यही एक प्लेटफॉर्म है जहां पर स्टूडेंट भी सीख सकते हैं कि सर ने क्या मिस्टेक्स किए थे जो मुझे नहीं करना अपने लाइफ में, है ना। क्योंकि और तो कोई प्लेटफॉर्म है नहीं, हमें 1 to 1 कहाँ बता सकते हैं, कोई सुनने वाला भी नहीं होता है। आजकल बहुत यंगस्टर स्टार्टअप और एंटरप्रेन्योरशिप में इंटरेस्ट लेते हैं। एजुकेशन उन्हें इस जर्नी के लिए कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं सर? एजुकेशन जो होती है वो पहली सीढ़ी है। पहली सीढ़ी है एजुकेशन। स्टार्टअप होता क्या है सर, डिजिटल होता क्या है, जो बच्चा मोबाइल देख के नोट्स बना रहा है, आगे चल के इसको अपडेट कर देते हैं तो हम कह देते हैं कि ये डिजिटल हो गया। ट्रू, ठीक है, या ये स्किल हो गया। तो मेरे अनुमान से जो स्कूली लेवल पे जो बच्चा सीख रहा है उसके अंदर वो टेक्निक से जुड़ा हुआ है, तो आगे चल के अपना आराम से स्टार्टअप शुरू कर सकता है। क्या दिक्कत है? आप लोगों ने शुरू किया है, आप लोग बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, तो स्कूली लेवल पे कुछ ना कुछ तो दिमाग में जरूर आया होगा। मोबाइल से तो आप जुड़े हुए होंगे, तो वहीं से बुनियाद खड़ी हो जाती है सर। कई बार होता है सर, मैंने मान लो एग्जांपल यूएस वगैरह का ही आता है कि वहां पर हाई स्कूल में स्टूडेंट जब होता है तो वो मैकडी, डोमिनो, इन सब में जॉब करना स्टार्ट कर देते हैं पार्ट टाइम, क्योंकि वो घर से शायद फ्री हो जाते हैं उन चीज़ों के लिए कि मैं अपना सेल्फ स्टडी करूंगा। लेकिन हमारे यहाँ कई बार होता है ना, एमए, बीए, मतलब बीएड भी करते हैं ना, तो वो घर के ऊपर ही डिपेंडेंट होते हैं। मतलब 2-4% होते होंगे जो जिनके पास फाइनेंशियली नहीं है, तो पढ़ाते हैं स्टूडेंट को,
आइए सोच सर तब तक चेंज नहीं होगी ना जब तक आप स्कूलों के अंदर ना, जो मैंने बात कही, व्यावसायिक नहीं शिक्षा डालो। नहीं डालोगे, ठीक है। उनका वातावरण अलग है, वो 12 साल की उम्र में माँ बाप से अलग भी हो जाते हैं, तो माँ बाप से अलग हो गए तो उन्हें तो पैसे की जरूरत पड़ेगी ही। अब पैसे की जरूरत पड़ेगी तो कहीं ना कहीं तो जॉब करेंगे। करेंगे। हमारे यहाँ तो बच्चा जो है मृत्यु तक, मतलब एक बात करो, अंत तक ट्रू सर, ट्रू। वो अपने घर वालों से जुड़ा हुआ रहता है। तो घर वाले भी सोचते हैं कि जो हमारा कर्तव्य है हम इसे पढ़ा लिखा के आगे बढ़ाएं। लेकिन मेरा ये मानना है कि भाई बच्चे के अंदर अगर शुरू से ही व्यावसायिक शिक्षा दे दी गई है तो आगे भी वो अपनी हाई एजुकेशन लेता रहेगा, कहीं ना कुछ टेक्निकल करके अपना रोजगार में जुड़ के वो अपने दिनचर्या में आगे बढ़ता रहेगा। सर आप एक बताना, एक मेरे अंदर थॉट्स आया, बताना एग्री होना चाहिए, मतलब अगर क्या पॉइंट्स हो इस पे। अगर मैं हर 12th स्टूडेंट को एक प्रोजेक्ट दे दूं कि एक महीने में आपको 10,000 रुपीज अर्न करना है, टाइम भी दे दें हम कि आपको टाइम भी 4 घंटे ही देना, इससे ज्यादा नहीं देना, और वो 10,000 रुपये जो भी कमा कर लाता है उससे अगर फीडबैक ले कि उस पैसे को कैसे कमाया, क्या क्या सीखा, तो बाकी बच्चों के लिए नहीं लगता इंस्पायरिंग हो सकता है अगर ये ऐसा कुछ प्रोजेक्ट ये लाया जाए। गवर्नमेंट स्कूलों में हो चुका है शुरू। 11th वालों के ग्रुप बना दिए जाते हैं और उन्हें ना 2-2 हज़ार रुपए करके उनके ग्रुप को दे दिया जाता है और कहा जाता है कि भाई आपको प्रोजेक्ट को हाँ। तैयार हो। लेकिन ये इंडिया है, यहाँ पे बच्चे जुगाड़ करना भी बहुत जानते हैं। वो क्या करते हैं कि 2 हज़ार उसमें खर्च करेंगे और 8 हज़ार 6 हज़ार वो बच्चे बचा लेंगे और दिखा देंगे 2 हज़ार का कोई कि हमने ये प्रोजेक्ट, ये हमने व्यावसायिक शिक्षा या ये हमने किया है, और 8 हज़ार की पार्टी कर लेंगे। ये सरकार ने, ऐसा नहीं है कि सरकार ने नहीं किया है, सरकार कर रही है सर। वो शायद आगे वाले माइलस्टोन को समझ ही नहीं पाए, क्योंकि अगर आज कोई अपॉर्चुनिटी दिया 2,000 का, क्योंकि हम लोग सेल्स में एड एजेंसी, हमें कोई 100 रुपए देता तो हमें लगता है यार इनको कैसे 1,000 का काम करके दूं, कैसे 2,000 करके दूं। उस बच्चे के अंदर वो चीज क्यों नहीं आई सर? कहाँ मिस्टेक रह गई हमारी, जो उन्होंने ऐसे शॉर्टकट ढूंढा कि 10,000 मिले तो 2,000 खर्च करके वो, मतलब कहाँ से ये हमारे इन्वायरमेंट में कहाँ से आ गया ये सब चीजें? स्कूलों के अंदर और घरों के अंदर हम्म एक मैनेजमेंट सिस्टम जब तक आप लेके नहीं आओगे कि भाई एक बाजार में भी बच्चा अगर जाता है तो घर वाले उसे बताएं, बताने की कोशिश करें कि पैसे की वैल्यू क्या है और कैसे कोई चीज खरीदी और बेची जाती है, और उसे दिखाएं कि देखिए दुकानदार किस तरह से कितना बढ़िया बिजनेस कर रहा है आगे, और किस तरह से अपने माल को बेचने में उसको अपनी क्वालिटी हासिल है। ये एजुकेशन कोई जरूरी नहीं कि हम किताबों से ले, शिक्षा तो जगह जगह फैली हुई है। तो हमारे अंदर दिक्कत हो जाती है कि हम उस बच्चे को बताते नहीं। अगर हम बताएं कि मैनेजमेंट बहुत बड़ी चीज है जो स्कूलों में भी सिखानी चाहिए और एक घर में भी, बाकी तो आपने मेंशन कर ही दिया, वो क्या बोलते हैं, जब व्यवसायिक बिजनेस सिखाया जाएगा तो तो obviously वो अपने आप ही आ जाएगा। कह सकते हैं सर। मुझे लगता है कि आप शायद आ गया टाइम जो एटलीस्ट इसको हमें ऐड ऑन कर देना चाहिए। कर देना चाहिए और बड़े लेवल पे करना चाहिए, बड़े लेवल पे कर देना चाहिए। जब देश के अंदर ये बहुत लोग ये सोचते होंगे कि संभव ही नहीं है। हमारे देश में हर चीज संभव है। बिल्कुल संभव। जब कंप्यूटर आया तब भी लोग ये सोच रहे थे कि कंप्यूटर यहाँ के लोग चला लेंगे, आज यहाँ से ज्यादा कंप्यूटर कोई नहीं चलाता। यूपीआई जब आया तो लोग कहते थे ये इतना पढ़ा लिखा देश नहीं, आज सबसे ज्यादा हमारे देश में यूपीआई हो रहा है। अरे भाई तुम हमें मौका तो दो। जो बच्चे स्पिरिचुअल से जैसे लाइक गीता वगैरह पढ़ना चाहिए बच्चों को आज, क्योंकि कई बार होता है ना, लोग कहते हैं ठीक है आप ग्रंथ पढ़ के तो पंडित ही बन जाते हैं। मैं इसके ऊपर लंबी बात आपके सामने रखूंगा। स्कूल के लेवल पे कोई ना, मेरा ही बच्चा हो या 12वीं का ही हो या बीए का ही छात्र हो, वो जब चलेगा ना तो कोई ये नहीं कहेगा कि पढ़ा लिखा छात्र है। पहले वो ये कहता है कि संस्कारी छात्र है या नहीं, पहला शब्द ये निकलता है सर। पहले कोई भी ये नहीं कहेगा कि ये 12वीं कक्षा में है या बीए में है या एमए में है। पहले ये कहेगा कि ये जो बच्चा है वो बहुत ही संस्कारी है। उसके बाद ये कहेगा कि ये बच्चा इस क्लास में है। तकनीक में हम कितने भी आगे बढ़ जाए, संस्कार, त्योहार, आध्यात्मिकता ये छूटने नहीं चाहिए। जापान से तो आगे कोई तकनीक में नहीं है, लेकिन माँ सरस्वती को वहां पे बेंजातीन कहते हैं, वो भी सरस्वती को पूजते हैं। ठीक है, हमारे
यूपी और बिहार के कई स्कूलों में पहले ना सरस्वती पूजा जब होती थी, मेरे वाले भी हाँ सरस्वती पूजा स्कूलों में होती थी, जी होता है सर। तो इसलिए नहीं सरस्वती पूजा होती थी कि वो शिक्षा की देवी हैं, इसलिए होती थी कि बच्चे के अंदर संस्कार आए, मूल्य आए, आध्यात्मिकता आए। ठीक है, जापान में भी सरस्वती पूजा होती है, जैसे मैंने आपको कहा। बंगाल के लोग ये दुर्गा पूजा को बहुत अच्छे से मनाते हैं, बिल्कुल सर। और उन्होंने किसी भी हद तक मनाने पे विश्वास करते हैं, बहुत अच्छे तरीके से, और उन्होंने उस संस्कृति का प्रचार किया क्योंकि वो उससे जुड़े रहे हैं। इसका नतीजा क्या हुआ कि 2022-23 में यूनेस्को ने एशिया का पहला फेस्टिवल सांस्कृतिक विरासत के रूप में दुर्गा पूजा को घोषित किया। वाह। ठीक है, और यही काम अब छठ के लिए हो रहा है। छठ पूजा से जुड़ी हुई कागज हमारे जो सांस्कृतिक मंत्रालय है उसके तरफ से यूनेस्को को भेजे जा चुके हैं कि ये पर्व नहीं है, ये महापर्व है, इसको भी यूनेस्को के सांस्कृतिक विरासत में शामिल किया जाए। तो ये बहुत बड़ी बात होगी। कुंभ के बाद दुर्गा पर्व और उसके बाद अगर छठ जुड़ जाता है तो क्यों, पवित्रता है, दिव्यता है। ठीक है, तो क्यों ये हुआ, क्योंकि हम इस त्योहार से जुड़े हुए हैं। बच्चों के लिए त्योहारों का एहसास करवाना बहुत जरूरी है। आप मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को देखेंगे तो मेरे ट्यूशन में पहले दिवाली मनती है, होली मनती है, मैं बाद में अपने घर में मनाता हूँ। उसमें सारा क्यों, क्योंकि बच्चों के अंदर ये एहसास करवाऊं कि भाई हमारे त्योहार क्या है। फिर उनके घर वाले आके कहते हैं मेरे को कि सर हमारे यहाँ तो जब दिवाली में रात को पूजा होती है तो ये तो हम इसे कहते हैं कि पूजा में बैठ जाते, तो बैठने को भी तैयार नहीं होता, लेकिन आपके यहाँ तो एक कुर्ता पजामा डाल के सुबह ही आ जाता है, पहुंच जाता है। ठीक है, तो एक तरह से अगर स्कूल और बड़े बड़े इंस्टीट्यूट एहसास करवाएंगे कि हमारे त्योहारों का क्या महत्व है तो बच्चे जरूर जुड़ेंगे। और सीधी सी बात है, मैं ये मानता हूं कि बच्चा तकनीक में कितने भी आगे बढ़ जाए, शिक्षा में कितने भी आगे बढ़ जाए, सबसे पहले उसके संस्कार देखे जाएंगे, और संस्कार उसे बाजार में थोड़ी ना मिलेंगे, जो उसे दुकान से खरीद के ले आना है उसे खुद अर्जित करने पड़ेंगे। एक चीज पता है, जैसे लाइक सरस्वती पूजा आपने बोला ना, यूपी बिहार से मैं भी हूँ, तो हमारे यहाँ क्या होता है, हम ना कॉपी रख देते हैं वहां पे जब सरस्वती पूजा होती है ना, तो हम ये बिलीव करके रखते हैं कि लाइक उस कॉपी में ना जो भी लिखूंगा मैं, मतलब मेरी विद्या बढ़ जाएगी। तो ये बिलीव करके ना हर कोई वहां पर नया कॉपी खरीद के रख देता। स्कूल में ऐसे लाइन लग जाता है क्योंकि सारे बच्चे रखते हैं। मतलब इतना इस लेवल पे हमारे अंदर इंस्पिरेशन था कि ये चीज यहाँ से भी मिल सकता है, लेकिन आज नहीं देखता सर। आज नहीं, ये गलत है। ये स्कूलों के अंदर अगर माँ सरस्वती की पूजा हो रही है तो क्या गलत है? ठीक है, कोई गलत नहीं है, ये तो विद्या की देवी है। एज ए टीचर आप भी कुछ चैलेंज लेते हो सर? अगर आपके क्लास में से लाइक 20 स्टूडेंट है तो उसको भी चैलेंज के तौर पे लेते हो कि इस 20 में मतलब अच्छे से पास हो जाए, अच्छे नंबर से लाए, उस तरह कुछ आप खुद भी चैलेंज लेते हो क्या? 2020 की बात है, कोरोना एज था, अचानक कोरोना लग गया मार्च के आसपास। बोर्ड के पेपर चल रहे थे और उसके बाद ओपन लर्निंग कॉलेज वालों के पेपर थे। अचानक ऑनलाइन सिस्टम शुरू हो गया। ऑनलाइन का नॉलेज ही नहीं थी किसी को, मैं आपको बता रहा हूँ सर, ऑनलाइन की कोई नॉलेज ही नहीं थी। फिर मुझे उस समय एक जरूरत महसूस हुई कि कहीं ना कहीं अगर ऑनलाइन बुक्स या नोट्स होते तो आज मेरे बच्चे आराम से पढ़ सकते थे। इसलिए मैंने बुक्स नोट्स बनाने शुरू किए, जो मैंने 11th से लेके MA तक के बनाए, करीबन 40 बुक्स नोट्स बनाए और Amazon Kindle पे उसे डाल दिया। कितने दिन लगे सर? एक बुक्स नोट्स मैंने करीबन 1 हफ्ते में बना लिए और 40 बना दिए। और बुक्स नोट्स में मैंने ये नहीं कि बुक के लिखे, बच्चों को पास होने के पॉइंट्स चाहिए, पॉइंट्स लिखे। और प्राइस क्या रखा? 49, कि बच्चा अगर कॉल सेंटर में भी है वो उस बुक को ऑनलाइन डाउनलोड कर ले और पूरे के पूरे वो सारे चैप्टर, ताकि वो गांधीवाद हो, फांसीवाद हो, नाजीवाद हो, राजनीतिक सिद्धांत हो, कुछ भी ऑनलाइन डाउनलोड करके उसे पढ़ ले। आज दूर भी बच्चा कोई होता है, उनके फोन आता है कि सर हमें नोट्स चाहिए, बेटा ऑनलाइन
ले लो। ऑनलाइन का अगर है तो ऑनलाइन पे ये मैं बता रहा हूँ। दूसरे सर, एक बच्चे को चैलेंज की आपने बात करी, तो मेरा ये मानना है ना कि कोई भी, मैं कोचिंग खुद पढ़ा रहा हूँ, मैं खुद ही एक बात कह रहा हूँ, कोई भी स्कूल, कोई भी कोचिंग, कोई भी इंस्टीट्यूट बच्चे की तब तक मदद नहीं कर सकता जब तक बच्चा सेल्फ स्टडी ना करे। सेल्फ स्टडी करेगा, वो पॉइंट्स खुद बनाएगा, तो जाके वो बेटर कर सकता है। मेरे देखने से वो खुद अपने नोट्स तैयार करे। सर मैं चाहता हूँ कुछ एक सजेशन जो स्टूडेंट पढ़ रहा हो अभी, जैसे लाइक होता है ना करियर पाथ किस तरह का चूज करे अपने प्रोफाइल को लेके फ्यूचर के लिए, तो वो थोड़ा सा मैं चाहता हूँ एक सजेशन स्टूडेंट के लिए दे दो। एक तो बच्चे को ना जो इन्वायरमेंट चल रहा है उसको लेके अपनी एजुकेशन पे फोकस करना चाहिए। जैसे आपने कहा डिजिटल एज है, एआई एज है, तो वो जो पढ़ाई कर रहा है वो तो करता ही रहे, साथ में वो ये भी देखे कि मार्केट में क्या डिमांड है। सर आजकल डिजिटल मार्केटिंग का भी एज है, ठीक है, एआई का भी एज है। तो मैं यही कहूँगा कि वो किताबी या जो उसके जो चैप्टर है उसकी तो अच्छी से स्टडी करे ही, साथ ही मैं उसे ये भी कहूँगा कि भाई वो जो एक इन्वायरमेंट चल रहा है ना कि कभी लोग कंप्यूटर एज था तो लोग कंप्यूटर पे उन्होंने फोकस किया, आज एआई एज है, तो एआई में तुम एक्सपर्ट रहो कि आगे चल के तुम्हें बेरोजगारी का सामना ना करना पड़े। साथ ही कहीं ना कहीं एक अपनी टेक्निकल एजुकेशन जरूर ले लो। बुनियादी शिक्षा जिसे मैं कहता हूँ या व्यावसायिक शिक्षा में जिसे कहता हूँ, कि कभी भी तुम्हें ऐसा सिचुएशन ना आए कि तुम बेरोजगार हो जाओ, तुम्हें ये किताबी शिक्षा ना काम आए तो कम से कम वो तो काम आ जाए, ये मैं कहना चाहता हूँ। सर एक लास्ट में पूछना चाहता हूँ, इंसान के लिए सबसे बुरा मतलब क्या होता है, जैसे लाइक एक टीचर के लिए कि हम एक पूरा मतलब 5-10 साल पढ़ाते हैं एक स्टूडेंट को, और कई बार तो स्टूडेंट भी पढ़ते हैं अच्छे से लेकिन वो कहीं ना कहीं बेरोजगार रह जाता है। सर उसका गिल्ट किस किस को होता है? मैं ये कहता, मैंने अगर ये बात कही कि मेरे पास बहुत सारे बच्चे कामयाब हुए हैं, तो 70 बच्चों को गवर्नमेंट जॉब लगी मेरे इंस्टीट्यूट से निकले हुए, तो मैं ये भी कहता हूँ कि भाई बहुत सारे बच्चे बेरोजगार भी रहे। मैं खुद ये बात कहता हूँ। मैं इसी चीज के लिए सर व्यावसायिक शिक्षा पे जोर दे रहा हूँ। आइए, मेरे लिए बहुत तकलीफ की बात हो गई, लेकिन मैं यहाँ पे ना एक और बात कहना चाहता हूँ कि सर एक स्मार्टफोन ले लेने से हम स्मार्ट नहीं बन जाएंगे। स्मार्टफोन के समय को देख लेने से हमारा समय अच्छा नहीं आ जाएगा। स्मार्ट बनने के लिए ना आपको जरूरी है कि मेहनत करो। स्मार्टफोन रखने से स्मार्ट कोई नहीं बनता। अगर छात्र मेहनत करता है, दृढ़ता लाता है, ठीक है, वो अपनी एजुकेशन से जुड़ा हुआ है, टेक्निक से जुड़ा हुआ है, तो मेरा मानना है कि उसके फोन देखने की, समय देखने के लिए फिर उसे फोन या स्मार्ट बनने के लिए स्मार्टफोन रखने की जरूरत नहीं बनेगी। उसका स्मार्ट समय और अच्छा समय खुद ही आ जाएगा। थैंक यू सो मच सर हमारे शो में आने के लिए, और मुझे लगता है ये आज का पॉडकास्ट हमारे स्टूडेंट के लिए काफी मतलब ग्रो करेगा ताकि लाइफ में भी कुछ सीख सके, है ना। और सुधांशु जी, मैं आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि एजुकेशन के ऊपर आपने मुझे मौका दिया और मुझे अपने विचारों का रखने का, आपने इतने खुले दिल से और इतने बेहतरीन पर्सनों के माध्यम से आपने जो शिक्षा का जो इस समय माहौल है उसके ऊपर मुझे बोलने का मौका दिया। मैं लोगों से भी या दूसरे जो भी गणमान्य लोग हैं उनसे भी एक अपील जरूर करूंगा कि भाई ये जो आपका मंच है, ये मंच एक मैसेज देता है कि हमें अपने अंदर जो एबिलिटी है या भविष्य के अंदर जो आप एक सोच रखते हैं, इस मंच से आप उस सोच को और अपनी योग्यता को प्रस्तुत कर सकते हैं। थैंक यू सो मच सर।